इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। तो आपका स्वागत है वेब्स एकेडमी पे और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी 24। तो बिना कुछ देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग पहले मुद्दे पे। तो पहला मुद्दा हमारा क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्या निर्देश दिया है कि पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पर निर्देश दिया गया है। क्या होता है ये, क्या है न्यूज में ऐसे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना सभी राज्यों से, क्या कहा है कि आप लोग राज्य सरकार क्या करिए कि पुलिस मीडिया ब्रीफिंग के लिए एक स्पष्ट पॉलिसी बनाइए। ठीक है, निर्देश दिया कौन? सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ओके, कोर्ट यह नीति जो है, ये पॉलिसी जो होगा कोर्ट के एमिकस जो कुरिये होता है ना, वरिष्ठ अधिवक्ता जो अभी कौन है, गोपाल शंकर नारायण द्वारा तैयार किया गया है। देखिए अमिकस के बारे में मैं आपको आगे मैं बताता हूँ, पहले उसके पहले मैं बताता हूँ कि ये क्या है। तो ये है जो हम बनाने का पीछे जो है क्या, पुलिस मैनुअल फॉर मीडिया ब्रीफिंग। ओके, पर ये आधारित होगा क्या, आपका पॉलिसी होगा। सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा सा उद्देश्य जान लेते हैं कि क्या उद्देश्य है ये। तो इसका सिद्धांत आधारित होगा जो मौलिक अधिकारों का अनुकूलन भी होगा और जांच को प्रभावित न करने वाला ढांचा एक विकसित करना है। क्या क्या करना है, ये सिद्धांत पे प्रिंसिपल पे होगा, ताकि क्या होगा कि मौलिक अधिकारों के जो अनुकूल बनाया जाए। ठीक है, और जो इन्वेस्टिगेशन होता है ना, बिना उसको जांच को प्रभावित ना करने वाला, मतलब इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित ना किए हुए, मतलब इफेक्टिव इफेक्ट उस पर ना डालते हुए ऐसा एक ढांचा, मतलब स्ट्रक्चर एक विकसित करना है। ओके, तो इसमें पहले हम लोग जानते हैं कि पुलिस मैनुअल फॉर मीडिया ब्रीफिंग होता क्या है। ओके, तो ये मैं आपके लिए पहले ये देखता हूँ क्या होता है ये। तो हम लोग पहले जानते हैं कि पुलिस मैनुअल फॉर मीडिया ब्रीफिंग क्या होता है। देखिए क्या होता है ना, ये जो होता है आपका पुलिस मैनुअल फॉर मीडिया ब्रीफिंग, एक आधिकारिक दिशा निर्देश नीति दस्तावेज होता है। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट होता है क्या, पॉलिसी का, जो गाइडलाइन जारी करता है। ओके, जो ये तय करता है क्या कि पुलिस मीडिया को कब और क्या और कैसे जानकारी देना है। ठीक है, कौन सी जानकारी सार्वजनिक की जा सकती है और कौन सा नहीं। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कोई पकड़ता है, जैसे मतलब कोई अपराधी को पकड़ा, तो ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं आपका सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं ये जा सकता है। ओके, तो इसके कारण ये क्या है कि मतलब सोशल मीडिया के तहत उग्र हो सकता है, लोग आंदोलन कर सकता है। तो कौन सा न्यूज है या कैसी जानकारी है, वो कब देना है, ये पुलिस मीडिया को मतलब कब देना है, इस तरीके का इसमें डॉक्यूमेंट्स रहता है। ओके, तो ब्रीफिंग के दौरान जांच या न्याय मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कैसे होगी, इसका ये सारे लोगों का ये क्या है उद्देश्य, ये सूचना देना और आधिकारिक की रक्षा करने के बीच ये संतुलन बनाता है कौन, आपका पुलिस मैनुअल फॉर मीडिया ब्रीफिंग। ओके, तो क्यों जरूरी है ये मैनुअल? तो आज के समय में जो है ना, सोशल मीडिया पर जो है आपका 24/7 इंटू न्यूज जो चल रहा है, प्लस में सोशल मीडिया हो गया आपका, न्यूज जो है आपका 24 घंटा ही, मतलब 24/7 जो न्यूज चलता है। तथा क्या होता है, ट्रायल बाय मीडिया हो जाता है। ये आरोपी को पहले ही क्या है दोषी घोषित कर दिया जाता है, जांच प्रभावित हो जाता है इससे। इन समस्याओं को रोकने के लिए एक मानक जो है आपका आवश्यकता है, वो आपका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी का क्या कर रहा है, आवश्यकता होती है। पुलिस मैनुअल जो आपका फॉर मीडिया ब्रीफिंग में क्या क्या होता है, ये आगे बताया जा रहा है क्या कि क्या बताया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या बताया जा सकता है, एफआईआर दर्ज होने की तथ्यात्मक जो फैक्ट है आपका इंफॉर्मेशन दे सकता है, अपराध की किस नेचर में, मतलब नेचर ऑफ ऑफेंस ये बताएगा, जांच की प्रगति बताएगा, क्या प्रोग्रेस है जांच में, सीमित रूप में ही ये जांच का प्रोग्रेस जो है आपका सीमित रूप में बताएगा, क्या नहीं बताएगा ये भी आप ये ध्यान रखिएगा। आरोपी को दोषी ठहराने वाले बयान नहीं किया जाएगा, स्वीकृति जो कन्फेशन जो होता है उसको नहीं दिया जाएगा, सबूतों का विवरण नहीं बताया जाएगा और पीड़ित एवं गवाह की पहचान नहीं दिया जाएगा। ओके, और इसमें थर्ड जो है सिद्धांत क्या है, देखिए प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होता है, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा, राइट टू प्राइवेसी होगा, डिग्निटी ऑफ विक्टिम, ये क्या है इसका आपका सिद्धांत है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हम लोग क्या है कि इसमें क्या बोल रहा है कि संविधान में इसका आधार क्या है। तो अनुच्छेद जो आर्टिकल 21 है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, क्या कहता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार देता है। ठीक है, प्राइवेसी और डिग्निटी का भी ये संरक्षण करता है। पॉलिसी मीडिया ब्रीफिंग अगर लापरवाह हो तो आर्टिकल क्या होता है 21 कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है। ठीक है, सेकंड क्या है, अनुच्छेद जो 19 1
क्लॉज 1 सब क्लॉज ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिससे क्या होगा कि मीडिया और जनता को सूचना पाने का अधिकार है, ये अधिकार देता है। लेकिन यह अधिकार एक मतलब असीमित नहीं है, मतलब एक सीमित है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, कहीं ना कहीं इसका ये आधार बनता है। और अनुच्छेद 19 का क्लॉज 2 है, जो युक्ति संगत प्रतिबंध भी लगाता है, जैसे राज्य प्रतिबंध लगा सकता है, न्याय प्रशासन, सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि, ये सब है डिफेमेशन पुलिस मैनुअल इन्हीं युक्ति संगत प्रतिबंधों को ऑपरेशनल बनाता है, ठीक है। संवैधानिक अधिकार पता चल गया। और ये आपका जो फोर्थ है, आपका क्या है, विधि का जो शासन है हमारे पास, रूल ऑफ लॉ है, क्या कहता है, पुलिस हर बयान को बयान कानून के अधीन होना चाहिए। पुलिस का हर बयान कानून के अधीन ही होना चाहिए, मनमानी या सेंसेशनलिज्म नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा था कि इसमें एक टर्म आया था आपका, एक इसमें टर्म आया है आपका, क्या बात है, अमिकस कुरी, ठीक है आपका। तो ये क्या होता है, ये भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अमिकस कुरी वह व्यक्ति होता है, आमतौर पर ये क्या होता है, वरिष्ठ वकील होता है या विशेषज्ञ होता है, जिसे अदालत स्वयं नियुक्त करती है। तो आप याद रखिएगा, अमिकस जो होता है उसको अदालत स्वयं नियुक्त करता है। इसको एक मित्र कहा जाता है, ठीक है, अदालत का मित्र कहा जाता है किसको, अमिकस को। तो ये भी याद रखिएगा, एक टर्म ऐसा पूछ देता है कि अमिकस क्या होता है। अभी हाल ही के दिनों में चर्चा में था अमिकस, तो अमिकस क्या है, तो कुछ भी आपको पूछ सकता है कि ये एक वर्ड है, ये आपका कोई एग्रीमेंट है, तो ये आप याद रखिएगा। अमिकस जो होता है वो क्या है, मतलब न्यायालय द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, जो न्यायालय का मित्र होता है, अदालत की मदद कर सके किसी जटिल कानून या संवैधानिक मुद्दों पर निष्पक्ष या विशेषज्ञ और स्वतंत्र अपना राय दे सके। अमिकस जो होता है किसी भी पक्ष या मतलब याचिकाकर्ता या सरकार हो, उसका वकील ये नहीं होता है। तो ये भी याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि अमिकस को अगर आपका न्यायालय किया है तो वो याचिकाकर्ता का पक्ष वकील होगा या सरकार का वकील होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग चलते हैं। अब जो है हमारा न्यूज जो था कि मामला क्यों महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, ये आदेश जो है ना, पीयूसीएल बनाम जो राज्य का 2014 का केस आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस एनकाउंटर और फर्जी मुठभेड़ जो मामला हो के बाद क्या है कि 16 निर्देश तय किया था, कौन, सुप्रीम कोर्ट ने। उस फैसले में कहा गया था कि गृह मंत्रालय को पुलिस मीडिया ब्रीफिंग के लिए बेस्ट प्रैक्टिस आपका मैनुअल तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन बाद में यह कार्य अमिकस कुरी को सौंपा गया था, ठीक। इसी के लिए क्या था कि आपको पुलिस मैनुअल फॉर मीडिया ब्रीफिंग के मतलब ये काम दिया गया। अभी जो दिशा निर्देश जारी किया गया कि अनिवार्य रूप से 3 मंथ में ही आपको जारी करना है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। क्या है इसका मुख्य बिंदु, आपका मेन पॉइंट क्या है, तो देखिए, जनता का सूचना का अधिकार है। जनता को समय पर सही जानकारी मिलना एक वैध लोकतांत्रिक आवश्यकता है, जो आप पीछे भी पढ़ चुके हैं, आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। लेकिन किन आधारों की सुरक्षा की जरूरी है, वो भी आप याद रखिएगा। पुलिस ब्रीफिंग में यह सुनिश्चित हो कि पीड़ित की गरिमा, डिग्निटी ऑफ विक्टिम, ठीक है, और गोपनीयता मतलब प्राइवेसी, निष्पक्ष की सुनवाई का अधिकार, फेयर ट्रायल जो होता है, आर्टिकल 21 से हमें ये अधिकार मिलता है। और संदिग्ध को दोषी के रूप में प्रस्तुत न किया जाए, ठीक है। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, ओके। सोशल मीडिया इस युग में क्या चुनौती है, ये आपका कंसर्न बता रहा है कि मैनुअल विशेष रूप से इस बात पर जोर देता है कि पुलिस केवल वेरीफाई करे, मतलब आवश्यक है तथ्यात्मक जानकारी की ही साझा कर सकता है, ठीक है। जो आवश्यक है वही करे और सत्यापित एक्यूरेट जो है आपका जानकारी ही साझा कर सके। ओके, अब क्या है कि अफवाह जैसे फैल जाता है, क्या कि जैसे अफवाह हो गया, ट्रायल बाय मीडिया हो गया, जांच को प्रभावित करने वाला बयान दे दिया कोई, इससे क्या होता है, बचना इससे जरूरी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, निर्देश है कि सभी राज्य सरकारें 3 महीना के भीतर अपनी नीति तैयार करें और नीति बनाते समय अमिकस द्वारा तैयार जो मैनुअल को आधार बनाएं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि राज्य अपने तरीके से, जो अमिकस जो तैयार किया है ना मैनुअल, उसी का आधार बना के उनको पॉलिसी बनाना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री जो है मैनुअल को 2 सप्ताह में आपका सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड भी करना है। कोर्ट ने राज्यों को उदासीनता पर नाराजगी भी जताई है, लैक ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या है कि यहाँ पे आपका
अमिकस जो होता है, देखिए अमिकस भारत में जो अमिकस की भूमिका होता है, ये हम लोग मुख्य बिंदु हम लोग अमिकस के बारे में नहीं पढ़े थे, थोड़ा सा विशेषता जान लीजिए। देखिए क्या है इसका, नियुक्ति जो होता है न्यायालय द्वारा होता है, ठीक है। और इसकी जो भूमिका होती है अदालत की सहायता करना। ये पक्षकार जो है किसका होता है, किसी भी पक्ष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, मतलब जैसे याचिकाकर्ता हुआ, कोई याचिका डाला या सरकार, उसका ये पक्षकार नहीं करेगा। उद्देश्य क्या होता है, सही सही कानूनी स्थिति स्पष्ट करना, ठीक है। और ये क्या होता है, स्वतंत्र होता है, पूर्ण रूप से निष्पक्ष होता है। और भारत में अमिकस का भूमिका क्या है, तो ये भी हम लोग देखते हैं। भारत में जो अमिकस को लेकर विशेष रूप से संवैधानिक मामलों में, ठीक है, मानवाधिकार से जुड़े मामलों में, पीआईएल जो जनहित याचिका जो होता है उसके मामले में, जटिल तकनीक नीति मामलों में नियुक्त किया जाता है, ठीक है। एक कौन से मामले में नियुक्त किया जाए, जैसे कोई संवैधानिक मामला हो गया, ठीक, संविधान से जुड़ा कोई मामला आ गया, मानवाधिकार उल्लंघन से आपका आ गया, ठीक है, जनहित याचिका कोई डाला है, ठीक है, उसके मामले में, जटिल तकनीक या नीति मामले में ये क्या किया जाता है, अमिकस को नियुक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए बोला गया है कि बड़ी हाल ही में जो वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, पुलिस मीडिया जो ब्रीफिंग मैनुअल तैयार करने के लिए अमिकस बनाया है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। अमिकस क्यूरी आपका करता क्या है, तो ये भी देखिए, कानून का गहन अध्ययन करेगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं का विश्लेषण करेगा, कोर्ट को लिखित रिपोर्ट और मैनुअल सुझाव देने देगा, ठीक है। निष्पक्ष तर्क प्रस्तुत करना है इसका। अगला जो हमारा इसमें प्रश्न है डाला गया है कि अमिकस क्यूरी का सही अर्थ क्या होता है, तो आप याद रखिएगा कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर सी, न्यायालय का मित्र होता है। मैं इस पर बार बार जोड़ दिया था आपको, ठीक है। और इसमें और भी क्वेश्चन लगाए हैं कि किस तरीके से पूछ सकता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित जो पुलिस मैनुअल फॉर मीडिया ब्रीफिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मीडिया का मुख्य उद्देश्य जो है कि सूचना के अधिकार और निष्पक्ष जांच में आपका संतुलन बनाना, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला जो हमारे लिए प्रश्न क्या है कि पुलिस मैनुअल फॉर मीडिया ब्रीफिंग का मुख्य संवैधानिक आधार क्या है, तो ये आपका आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए और आपका आर्टिकल 21 का आधार बनाता है, ठीक है। तो अगला जो है, आगे बढ़ने से पहले आपका आपसे एक रिक्वेस्ट है कि 1K जो हमारा जो सब्सक्राइबर है वो हमारे चैनल पर जल्दी से जल्दी आप लोग कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्या है आपका, ये आपका है, हाउ रीयूजेबिलिटी कैन लीड टू सस्टेनेबल कॉस्ट इफेक्टिव एक्सेस टू स्पेस, ठीक है, कैसे हम लोग पहुंच पाएंगे, ठीक है। 4 दशकों में अंतरिक्ष क्षेत्र में क्या है, सरकार द्वारा आपका 4 दशकों में क्या है आपका कि सरकार द्वारा नियंत्रित रहा, लेकिन 21वीं सदी में निजी कंपनियों ने अंतरिक्ष उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, ठीक है। कैसे, आपका अंतरिक्ष उद्योग का आकार जो है 2030 तक लगभग माना जा रहा है कि $1 ट्रिलियन से अधिक संभावना हो सकता है। रॉकेट को पुनः उपयोग में क्या होगा कि लागत लगभग 5 से 20 गुना तक घट सकता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, जो हम लोग भेजते हैं ना रॉकेट, उसको रीयूज करने के लिए ये न्यूज है, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपको लगभग आपका क्या होगा ना कि 5 से 20 गुना तक आपका कॉस्ट घटेगा। और जो संभावना है कि अंतरिक्ष उद्योग जो होगा, इंडस्ट्री जो होगा, 2030 तक 1 ट्रिलियन का ये उद्योग होने का संभावना है, यही बता रहा है। लॉन्च की आवृत्ति जो है में भारी वृद्धि होगी। एक आपका इक्वेशन है आपका सिलोकोवस्की रॉकेट इक्वेशन। क्या होता है, रॉकेट की गति निर्भर करती है ईंधन की मात्रा पर, कुल द्रव्यमान पर, और इसमें समस्या जो है 90% से अधिक जो है आपका द्रव्यमान, ठीक है, ईंधन प्लस टैंक से हो जाता है, लेकिन केवल 4% ही उपयोगी होता है इसका पेलोड। इसी ऐसे ही कहा जाता है बेट ट्रैप। तो ये भी याद रखिएगा कि बेट ट्रैप एक टर्म था। और आपका सिल्कोवस्किया जो रॉकेट इक्वेशन है वो क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, मतलब ऐसा टर्म आता है, ठीक है। आपका रीयूजेबिलिटी जो होता है, आपका रीयूजेबिलिटी गेम चेंजर बन सकता है। कैसे, देखिए स्पेस एक्स से जो है आपका प्राइवेट कंपनी, उनका योगदान है कि जैसे 3D प्रिंटिंग हो गया, वर्टिकल इंटीग्रेशन हो गया, आपका मॉडलर डिजाइन हो गया, फर्स्ट स्टेज रीयूजेबिलिटी हो गया। फाल्कन 9 भी एक कंपनी है, वो क्या कर रहा है कि फर्स्ट स्टेज पृथ्वी पर वापस लाता है, ठीक है, इंजीनियर। ये सब मतलब जो प्राइवेट जो है आपका, ये आपका काम कर रहा है, ठीक है। अगला जो है कि वैश्विक परिदृश्य में ये देखें तो ग्लोबल पे हम लोग देखें तो क्या कर रहा है कि ब्लू ओरिजिन जैसा है
जो कंपनी है न्यू आपका वर्टिकल लैंडिंग करवा रहा है। चाइना लैंड स्पेस जो है क्यू जो थर्ड आपका है 12 से प्लस मतलब 12 से अधिक निजी कंपनियां रियूजेबल एक मतलब आपका उपयोग कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है। ठीक है, एक स्टेज को कितना बार उपयोग किया जा सकता है ये देख पता करते हैं। तो हम लोग चलते हैं, सीमाएं होता है इसका क्या है, स्ट्रक्चर आपका फैटिग्यू होता है, आपका टेम्परेचर एक्सट्रीम्स होता है, प्रेशर एंड जी फोर्स आपका मतलब ग्रेविटेशन फोर्स साइकिलिंग होता है। स्पेस एक्स ने एक फर्स्ट स्टेज को 30 बार से भी अधिक ये याद रखिए, स्पेस एक्स ने क्या किया था, फर्स्ट स्टेज को क्या किया था, 30 बार से भी अधिक बार ही इसको उपयोग किया था। देखिए भारत की स्थिति क्या है अभी, तो देखिए इसरो है, जो इसरो की प्रमुख पहल है जिससे रीयूजेबल अभी लॉन्च व्हीकल हम लोग को बनाया जा रहा है। ठीक है, मिनी स्पेशल शटल होगा, रनवे लैंडिंग होगा, फर्स्ट स्टेज रिकवरी के बाद मतलब काम कर रहा है। ठीक, तो ये हमारा अभी तक कौन सा बनाया गया है जा रहा है, RLV बनाया जा रहा है। ओके, हमारा जो इसमें क्वेश्चन है कि रॉकेट में स्टेजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसमें क्या होता है आपका मृत भार को हटाना होता है। जो जैसे क्या होता है कि आपका पे लोड ज़्यादा हो जाता है, आपका 96% और 4% ही उसका काम करता है, तो उसी पे ये उद्देश्य है। ठीक है, अगला जो हमारा है मुद्दा हमारा क्या है कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज है जो अभी न्यूज में है। क्या है ना कि ये आपका ग्रासा जो मार्शल है को 2025 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, वो क्या है, अफ्रीका के जाने माने जो है राजनेता है, समाज सेवी और मानवाधिकार आपका कार्यकर्ता है। अंतर्राष्ट्रीय जूरी ने उनके नाम को शांति, विकास और मानवाधिकार के क्षेत्रों में समर्पित योगदान के लिए सम्मानित किया है। ठीक है, जो 21 जनवरी को घोषित किया गया है। ओके, क्या है ये पुरस्कार, जरा हम लोग ये देखते हैं कि पुरस्कार है क्या ये। तो इसमें पुरस्कार में क्या होता है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार को इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष आपका दिया जाता है। ये 1986 से, सॉरी कब से, 1986 से ये स्टार्ट है, जो प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। इंडिविजुअल को भी दिया जाएगा या इंस्टीट्यूशनल को भी दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि उन व्यक्ति और संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति या निरस्त्रीकरण, ठीक है, और विकास क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिया हो। पुरस्कार के अंतर्गत क्या मिलता है, आपका नगद राशि मिलता है, कैश मिलता है, आपका प्रशस्ति पत्र मिलता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, 1986 से यह स्टार्ट है, ये भी याद रखिएगा। क्या होता है आपका इस पुरस्कार में, एक मिनट, क्या होता है पुरस्कार में ये हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या होता है इस पुरस्कार में ये हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा। इस पुरस्कार को क्या कहा जाता है, कभी कभी इंदिरा गांधी पीस प्राइज या इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मेंट एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, इस आपका प्राइज को, इंदिरा गांधी पीस प्राइज को क्या कहा जाता है, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मेंट एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता है। प्रमुख उद्देश्य क्या है इसका, इस पुरस्कार को 3 मुख्य क्षेत्रों में योगदान के लिए पहचाना जाता है। पहला देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस पे, जैसे वैश्विक संघर्ष हो गया या शांतिपूर्व उसका समाधान करता है तो उसके लिए भी दिया जाता है। संघर्ष पीड़ितों के जीवन में सुधार किया हो। और दूसरा क्या है, आर्मामेंट जो होता है, निरस्त्रीकरण, युद्ध जो अस्त्रों को नियंत्रित करना होता है, हथियारों को आपके प्रसार को रोकना होता है। और थर्ड जो होता है आपका डेवलपमेंट, मतलब जैसे होता है कि कमजोर और वंचित वर्गों के उन्नति में कोई विकास किया हो। ठीक है, पुरस्कार का मकसद होता है कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों के अनुरूप नीतिगत और व्यवहारिक बदलाव लाना जो अहिंसा और न्याय आधारित हो। ठीक है, अगला जो हमारा है ये आपका क्या है कि इसका जो चयन जो प्रक्रिया होता है कि मतलब जैसे अभी ग्रासा जो जिनको चुना गया है तो उनका मतलब चयन का प्रक्रिया क्या होता है, वो सिलेक्शन कमेटी या जूरी जो होता है, चयन जो होता है ना आपका सिलेक्शन जो होता है एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा किया जाता है, जिसमें सामान्यता शामिल कौन कौन होते हैं, प्रतिष्ठित जो सार्वजनिक व्यक्तित्व होते हैं, पूर्व राजनयिक होते हैं, शिक्षाविद होते हैं, शांति या निरस्त्रीकरण या विकास क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। समिति का गठन ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। और 2025 का जो जूरी जो चेयर कर रहते हैं वो आपका कौन कर रहते हैं, शिव शंकर मेनन। तो ये भी आप याद रखिएगा, 2025 का जो ऐसा पूछ देता है, आप लोग देख लीजिएगा, 2015 में एक क्वेश्चन आया है और एक 2025 में भी क्वेश्चन आए हैं आपके यूपीएससी में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके,
क्या है गांधी एक और होता है आपका, ये तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, एक गांधी शांति पुरस्कार होता है। गांधी पीस प्राइज भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है, जो क्या होता है कि महात्मा गांधी के अहिंसा, सत्य और शांति के सिद्धांतों पर आधारित कार्यों के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार होता है वार्षिक में देता है, लेकिन हर साल देना इसको अनिवार्य नहीं है, ये भी याद रखिएगा कि अनिवार्यता रूप से दिया जाता है ऐसा नहीं है, लेकिन पुरस्कार वार्षिक रूप से दिया जाता है। इसकी स्थापना कब से दिया जा रहा है? 1995 से, और इंदिरा गांधी का पीस प्राइज 1986 से दिया जा रहा है। ये कौन सा अवसर पे दिया जाता है? तो महात्मा गांधी की आपका दिया जाएगा 150वीं जयंती पे हाल ही में दिया गया था, ठीक है, और मतलब उनके जयंती पे दिया जाता है। प्रदानकर्ता कौन है? भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, आपका संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। उद्देश्य क्या होता है कि अहिंसा, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन को लाया है, मानवाधिकार के लिए काम किया है, सामाजिक न्याय, सतत विकास का मतलब के लिए कार्य किया है, ठीक है। इसमें कौन पात्र है होता है? तो भारतीय या विदेशी नागरिक कोई भी हो सकते हैं, संस्थाएं या संगठन कोई भी होते हैं, समूह भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पात्र होता है। पुरस्कार में क्या मिलता है? तो इसमें 1 करोड़ रुपया नगद मिलता है, प्रशस्ति पत्र मिलता है, हस्तशिल्प या पारंपरिक जो स्मृति चिन्ह भी प्राप्त किया जाता है। इनके भी चयन की प्रक्रिया जो होती है एक जूरी के द्वारा हो जाता है, समिति बनता है जिसका अध्यक्ष होता है ना प्रधानमंत्री होता है। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपका पूछे जा चुके हैं कि जो जूरी का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, विपक्ष के नेता होता है, संस्कृति मंत्री होते हैं, और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति भी होते हैं। चयन पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब इसका क्वेश्चन है आपका, देखिए कि गांधी शांति पुरस्कार किस उद्देश्य से दिया जाता है? तो आपका क्या है? अहिंसा और शांति और सामाजिक परिवर्तन के लिए ये दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन जो है आपका क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। ये भी सही है, ये पुरस्कार केवल भारतीय नहीं, ऐसा नहीं, विदेशी को भी मिलता है। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा सही यहाँ पे। अब जो हमारा अगला मुद्दा है कि यहाँ पे न्यूज है अगला हमारा क्या कि व्हाट इज घड़ियाल, ठीक है। घड़ियाल क्या है? घड़ियाल एक मीठे पानी में रहने वाले मगरमच्छ है जो मुख्य रूप से भारत और नेपाल नदियों में पाया जाता है। इसके कुछ विशेषताएं होते हैं। इसकी नाक बहुत लंबी और पतली होती है, ठीक है। इसकी नाक कैसी होती है? लंबी और पतली होती है। इसमें क्या है कि जो मछली को पकड़ने के लिए अनुकूल होती है इसकी नाक, ठीक है। और नर घड़ियाल की नाक के सिरे पर घड़ा आकार का होता है, जैसे उभरा होता है, ठीक है, ऐसे आगे ऐसे उभरा होता है, ठीक है। मतलब ये ऐसे हो गया, तो इसे चोंच जैसा आपका उभरा होता है, इसी से इसका नाम पड़ा है, मतलब घड़ियाल पड़ा है। ये लगभग पूरी तरह से जलीय जीव होता है। आहार यह इनका मुख्यतः कौन होता है? मछलियां होता है। और इनका IUCN जो स्टेटस है आप देखिएगा तो ये रेड लिस्ट में क्रिटिकल एंडेंजर है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आपका अनुसूची 1 में इनको शामिल किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और यह स्वच्छ नदी परिस्थिति तंत्र का संकेतक है, इंडिकेटर स्पीशीज माना जाता है, ओके। तो ये भी आप याद रखिएगा। घड़ियाल का नाम कैसे पड़ा? तो ये आपको मैं बता देता हूँ। पहले भी बताया कि घड़ा, ये नर घड़ियाल जो होते हैं, मेल जो होते हैं, उनके नाक पर छोटे बल्ब या बल्ब जैसे उभरा हुआ दिखाई देता है इस तरीके से, ठीक है। यह केवल परिपक्व नर घड़ियाल में ही होता है। उद्देश्य होता है इसका, पर्पस क्या होता है कि ध्वनि ह्यूमनिंग साउंड उत्पन्न करने के लिए ये मदद करता है। मछली पकड़ने के दौरान या साथी को आकर्षित करने में ये काम आता है क्या? घड़ा, ठीक है। नाम का स्रोत होता है हिंदी संस्कृत में घड़ा यानी पॉट या कलश जैसा आकार, ठीक है, कलश जैसा आकार, ओके। तो ये आप याद रखिएगा। अंग्रेजी में इसे घड़ियाल कहा गया क्योंकि नाक सिरे को आपका यह गले का उभार आपका जैसे दिखता है। आपका भारत में जो पाया जाता है प्रमुख नदी में, आपका राज्य क्षेत्र में चंबल नदी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान क्षेत्र में पाया जाता है। सबसे सुरक्षित और बड़ा संरक्षित आवास यहाँ है, नेशनल चंबल सेंचुरी स्थित में है, ठीक है। गंडक नदी में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश और नेपाल में पाया जाता है। नेपाल और भारत साझा में नदी में आपका ये पाया जाता है, ओके। आपका नेपाल के प्रमुख नदी जो हो गया, जैसे नारायणी हो गया, राप्ती हो गया, इन नदियों में भी घड़ियाल पाया जाता है। घड़ियाल का महत्व क्या है? घड़ियाल सिर्फ एक विशेष मगरमच्छ ही नहीं बल्कि नदी परिस्थिति तंत्र और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण होता है। जैसे इकोसिस्टम इंडिकेटर होता है, घड़ियाल जो होता है स्वस्थ नदी परिस्थिति तंत्र का परिस्थिति का संकेतक है। इसका होना बताता है कि नदी का जल साफ है या मछलियां पर्याप्त है। अगर घड़ियाल घटता है नदी का परिस्थिति की पर भी गंभीर खतरा आता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। मछली आबादी का
नियंत्रण भी करता है, जैसे मुख्य भोजन का है, बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण भी करता है, संरक्षण और ठीक है। इसे क्या कहा जाता है ना, फ्लैगशिप स्पीसीज भी कहा जाता है, यानी किसी पूरे पर्यावरण क्षेत्र का स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। संरक्षण और पर्यटन के लिए नेशनल चैंपियनशिप सीरीज जैसे हो गया। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए कि आपका क्या बोल रहा है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण के संदर्भ में बताइए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, घड़ियाल हो गया, अर्बेलिडो हो गया, ये आपका कौन सा है आंसर सही? तो ये आपका डी नंबर सही है। ठीक है, ये 1 1 2 आपका 3, ठीक है, ये आपका ऑप्शन में नहीं लगा है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 1 2 और 3 तीनों सही है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला जो हमारा प्रश्न है क्या, अगला जो हमारा मुद्दा है, ओके, मियाँ वाकी मेथड क्या होता है? देखिए क्या होता है ना कि जो इसमें मियाँ वाकी मेथड जो होता है, मियाँ वाकी एक जापानी वृक्षारोपण आपका टेक्नोलॉजी है, जिससे क्या होता है जैव विविधतापूर्ण और घने तेजी से विकसित होने वाला एक जंगल मिनी फॉरेस्ट बनाने का विकसित है। 1970 दशक में ये बनाया गया था। आपका जापानी जो वनस्पति जो शास्त्री हैं, वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी के द्वारा 1970 के दशक में बनाया गया था। इस तकनीक के अंतर्गत होता है ना कि जैसे नेटिव जो होता है ना प्लांट, पेड़ पौधा, उसी को एक मिश्रित सूची बनाई जाती है। पौधे को बहुत घनी दूरी हाई मतलब पर लगाया जाता है, जैसे आमतौर 3 से 5 पौधे प्रति वर्ग मीटर पे लगाया जाता है। मिट्टी को सुधार कर उसमें कार्बनिक पदार्थ भी मिलाया जाता है ताकि पौधे तेजी से बढ़े। ये स्पेशली जो होता है ना अर्बन में होता है, शहरों में ऐसा किया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। लक्ष्य क्या होता है कि घने एवं स्वनिर्भर जैव विविधता जंगल बनाना, ठीक है, शहरी एवं सीमित स्थानों में ही हरित विकास करना। तो ये मियावाकी एक मेथड है। ये काम कैसे करता है? देखिए, स्थानीय प्रजातियों का चयन करता है, ठीक है, मिट्टी तैयारी करता है, फिर घनी रोपाई करता है, और मिल्चिंग और जल संरक्षण भी ये करता है। इसमें जंगल 2 से 3 सालों में लगभग तैयार हो जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो है हमारा मियावाकी मेथड का लाभ क्या होगा? जैसे तेज और घने विकास होगा, जैसे रैपिड डेंस ग्रोथ होगा, 3 से 10 गुना तक तेजी से बढ़ता है, कम क्षेत्रों में एक घना जंगल बना देता है, ठीक है। ट्रेडिशनल जो प्लांटेशन के मुकाबले में ये कुशल है और स्पेस एफिशिएंट भी है, ठीक है। देसी प्रजाति का संरक्षण भी इससे हो जाता है, और स्वनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे पौधे एक दूसरे की मदद से जल, पोषक तत्व और सूर्य की रोशनी से संतुलित बनाए रखता है। कम रख रखाव की जरूरत भी पड़ता है। जल संरक्षण भी इससे हो जाता है, आपका मिट्टी स्वास्थ्य भी हो जाता है, जैसे मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ डालने के से जल संरक्षण जो जल धारण क्षमता होता है ना वो बढ़ जाता है। मल्चिंग होता है, मल्ची से क्या होता है मिट्टी में नमी बनी रहती है, तो ये होता है, और मिट्टी का कटाव भी कम होगा। शहरी पर्यावरण में सुधार होगा, हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा, तापमान में सुधार होगा, ध्वनि प्रदूषण भी कम होगा, सामुदायिक और शिक्षा लाभ होगा, ठीक है। जैसे शहरों में हजारों लोगों तक आपका हरित जागरूकता पहुंचती है, ठीक है। 7 जो है हमारा क्लाइमेट रेजिलियंस भी है। कैसे? कार्बन अवशोषण बढ़ता है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन होगा, तूफान, गर्मी और वर्षा के प्रति पारिस्थितिकी तंत्र भी मजबूत होते दिखता है, ठीक है। ये जो हमारा इसका क्वेश्चन जो आएगा कि मियाँ मेथड क्यों प्रसिद्ध है, तो ये हमारा जो आंसर है कि शहरी क्षेत्रों में मिनी फॉरेस्ट का निर्माण करना। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे वेब्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आज से आपको टोटल क्लास आप लोग का चलेगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।